हाँ, पेज नंबर 303 पे आ जाओ। ऑडिट कमेटी वाले टॉपिक पे हम लास्ट बात कर रहे थे, वो विजिल मैकेनिज्म और वो सब चीजें मैंने आपको बताई थी। अब जो अगली कमेटी है दैट इज नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, पेज 303 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, नाम से उसका पर्पस पता चलेगा। ऑडिट कमेटी का अपना एक पर्पस था, हमने देखा। वैसे ही नॉमिनेशन कमेटी या रेम्यूनरेशन कमेटी जो है उसका भी अपना एक पर्पस है। एंड द पर्पस इज कि भाई जो भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है उनको नॉमिनेट करने के लिए कमेटी काम करेगी, और जब डायरेक्टर्स सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनका रेम्यूनरेशन कितना पे करना है, उनको बेनिफिट्स क्या देने हैं, कितना वर्थ है कितना नहीं, वो सब भी ये डिसाइड करेंगे। अब डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करने का एक बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कंपनी में, जो वोटिंग से डिसाइड होता है। लोग अप्लाई करते हैं फॉर डायरेक्टरशिप, क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो शॉर्टलिस्ट होते हैं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद शेयर होल्डर्स के सामने उनके नाम प्रेजेंट किए जाते हैं कि ये फाइनल शॉर्टलिस्ट है, आप इस पर वोट करो, और उसमें से जो भी फिर बेस्ट सिलेक्ट होंगे उनको हम अपॉइंट करेंगे। तो नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी ये सारे सजेशंस या जो भी उनके पास नाम आते हैं उसमें से कंपनी के क्राइटेरिया के हिसाब से उसको शॉर्टलिस्ट करती है कि किसके नाम शेयर होल्डर्स के पास भेजने हैं, क्योंकि एप्लीकेशंस तो हंड्रेड्स में आ सकते हैं। एक शेयर होल्डर अपने जैसा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको नहीं समझ आएगी क्या सही है क्या गलत। तो जो कंपनी का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे उनको पहले बाहर कर दो, जो फुलफिल कर रहे हैं उन वो ऑप्शंस शेयर होल्डर के सामने रखो एंड देन उनसे वोट ले लो। तो ये फिल्टरिंग का काम जो है ये कमेटी करेगी, दैट इज नॉमिनेशन। वो लोग नॉमिनेट करेंगे कि ये सही है कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अच्छा, जिनको सिलेक्ट किया जा रहा है उनको क्या रेम्यूनरेशन देना है, क्योंकि डायरेक्टर की पोस्ट की बात हो रही है, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज कंपनी से मिलती है, उसका बजटिंग कंपनी को करना है, उनके लिए खर्चा होने वाला है। तो ये सब डिसीजन लेने का काम ये कमेटी करेगी, ये बेसिक आइडिया है इसका। अब बाकी लैंग्वेज के साथ अपने उसको देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव तो पता चलेगा। दिस कमिटी हेल्प्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स in the preparations relating to the election of members of the board of directors and in handling the matters within its scope of responsibility that relate to the conditions of employment and remuneration of senior management and to management's and personnel's remuneration and incentive scheme। मतलब सब कुछ आ गया, पर्सनल मैनेजमेंट, इंसेंटिव स्कीम्स, उनको क्या पे करना है, क्या रेम्यूनरेशन देना है, वही सारी बातें यहाँ पे कवर होगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं कौन सी कंपनीज के लिए ये कमेटी बनाना मैंडेटरी होगा। फॉर्मेट वही है जो 177 में आपने देखा। क्या होती है कमेटी और क्यों बनाई जाती है, किसके लिए कंपलसरी, वो बताया। तो हर लिस्टेड कंपनी के लिए ये कंपलसरी है। बाकी जो लिमिट्स है वो सेम है जैसी ऑडिट कमेटी में भी थी, 10 करोड़, 100 करोड़ और 50 करोड़ की लिमिट तीनों में सेम, तो वो रिपीट पॉइंट है। इसके बाद उसके बाद भी जो पॉइंट आ रहा है वो भी पूरा सेम है। आपको अगर कल वाला टॉपिक याद हो, कौन सी एंटिटीज के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, जॉइंट वेंचर, 100% सब्सिडरी, डॉर्मेंट कंपनी, और एग्जेम्पशन के हिसाब से सेक्शन 8 कंपनी, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, रिपीट हो रहा है। कमिटी में कितने लोग होंगे, अगेन 3 मेंबर्स, 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच नॉट लेस देन 1/2 शैल बी इंडिपेंडेंट। ये भी बात हुई थी, मेजॉरिटी मस्ट बी इंडिपेंडेंट, टोटल 3 डायरेक्टर्स कम से कम होने चाहिए। चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी में बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर बट शैल नॉट चेयर सच कमिटी। ये अंडरलाइन कर लेना, छोटा सा पॉइंट है लेकिन केस में काम आएगा। जो कंपनी के चेयरपर्सन है, पूरी कंपनी के, वो चेयरपर्सन इस नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी में मेंबर हो सकते हैं, लेकिन वो इस कमेटी के चेयरपर्सन नहीं हो सकते, है ना। दोनों जगह कैप्टन नहीं हो सकते आप। कंपनी के कैप्टन हो ना आप चेयरपर्सन, ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। अब कमेटी में भी आप कैप्टन बनोगे तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो और लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटो ना, सारा बर्डन खुद पे क्यों ले लो। इसलिए बोला मेंबर बनो, टीम में आप आ सकते हो, कैप्टनसी नहीं कर सकते यहाँ, ये क्लैरिफाई कर दिया। अब फिर सेबी वाले आ गए, बोले लिस्टेड कंपनी हम भी तो कुछ बोलेंगे। बोले क्या बोलना है, बोले वही सेम चीज बोल रहे हैं जो सेक्शन बोल रहा है, कुछ नया नहीं लेकिन बोलेंगे। तो अगला पॉइंट आप देख लो, पूरा रिपीट है, ठीक है, उसमें कोई नई बात नहीं है। फिर बोला लास्ट में कि भाई नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी के जो चेयरपर्सन होंगे वो जनरल मीटिंग में अटेंड करेंगे पर्सनली, ताकि शेयर होल्डर्स के कोई ग्रीवियंसेस हो, इसको लेके कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो प्रेजेंट होने चाहिए। दैट इज अगेन अ वेरी सिंपल पॉइंट। प्रेजेंटेशन देने के लिए तो उसी को बुलाएंगे जो टीम में काम कर रहा है। फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस में वापस से डिटेल में क्लैरिफाई किया कि इस कमेटी का काम क्या है। बोला कि आइडेंटिफाई करना कौन लोग डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाइड है, उनका असेसमेंट करना, सीनियर मैनेजमेंट में किसको अपॉइंट किया जाए, और इफेक्टिव इवैल्यूएशन करना ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड। मतलब पूरा साल ये कमेटी बाकी के सारे बोर्ड मेंबर्स का इवैल्यूएशन भी करती है कि अपॉइंट करने के बाद किसने ठीक से काम किया, किसने नहीं किया। तो ऐसा नहीं एक बार अपॉइंट हो गए अब तो कोई टेंशन है नहीं, हर साल आपका परफॉर्मेंस रिव्यू होगा, और अगर वो रिव्यू में इवैल्यूएशन में पता चलता है कि आपको जितना हम पे कर रहे हैं
जितना आपके पीछे खर्च कर रहे हैं उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको हटाया भी जा सकता है, नेक्स्ट ईयर आपको कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का काम भी ये कमिटी कॉन्स्टेंट बेसिस पे करती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 में द कमिटी शैल फॉर्मुलेट द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशंस, द पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, independence of a director and recommend to the board the policy relating to the remuneration। वही बात फिर से आ गई। सबसेक्शन 4 में while formulating the policy the committee shall ensure that the level and composition of remuneration is reasonable and sufficient to attract, retain and motivate the director। ठीक है, आपने जो रेम्यूनरेशन डिसाइड किया वो रीजनेबल होना चाहिए, डायरेक्टर्स को ये ना लगे यार कुछ पैसे ही नहीं मिल रहे क्यों काम करे। देखो पैसों से मोटिवेशन आने वाला है, सिंपल सी बात है। डायरेक्टर के घर की कंपनी नहीं है, उसको ये मालूम पड़ेगा कि मुझे अच्छा पैकेज मिल रहा है, अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, ग्रोथ मिल रहा है, तो मैं काम करूंगा ना। मतलब कंपनी के पीछे मेहनत करता जाऊं, मेरा पर्सनल डेवलपमेंट ना हो, वो नहीं होना चाहिए। पैरेलल चलेगा तो ज्यादा अच्छी बात है। तो इंसेंटिव्स और स्कीम्स वैसी रखो कि आपको भी काम करने में इंटरेस्ट है, नहीं तो विदाउट मनी कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा सर्विसेज देने के, ये इम्प्लाइड बात है, तो उसका ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट बाकी पॉइंट्स पे फिर वही बोला कि परफॉर्मेंस के हिसाब से रेम्यूनरेशन अगर लिंक्ड हो ज्यादा अच्छा है। हम ये KMP वाले चैप्टर में आगे 17 में देखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग दे देते हैं, जितना कंपनी प्रॉफिट करेगी उसका इतना % रेम्यूनरेशन आपका। अब करो मेहनत कंपनी के पीछे, ज्यादा प्रॉफिट कमा के दो, ज्यादा रेम्यूनरेशन लेके जाओ, ये हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में भी फिर से वही बोल रहे हैं, फिक्स्ड और इंसेंटिव पे। एक होता है ना बेसिक पे कि फिक्स सैलरी मिलेगी और बाकी परफॉर्मेंस बेस्ड होगी, तो पार्टली फिक्स सैलरी पार्टली इंसेंटिव। इससे क्या होता है कि फिक्स सैलरी होने से एक थोड़ा स्टेबिलिटी रहती है और इंसेंटिव होने से एक मोटिवेशन मिलता है कि ज्यादा कमा के देंगे कंपनी को तो अपना भी फायदा होगा। जैसे ये कॉमन स्कीम है, आप जो एम्प्लॉइज के केस में देखते हो, सेल्स मार्केटिंग वाली फील्ड में जो लोग काम कर रहे हो इंसेंटिव बेस पे होते हैं। बेसिक सैलरी नॉमिनल होगी, आपको भी कम लगेगी, फिर आप इंसेंटिव के चक्कर में मेहनत करोगे, नहीं तो क्यों करोगे, तो मोटिवेशन के लिए काम आता है। और ये पॉलिसीज कंपनी की वेबसाइट पे वो प्लेस कर सकते हैं और कोई चेंजेस हो तो उसमें अपडेट करना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट में भी इसके बारे में अपडेट्स होते हैं, तो ये सब क्लैरिफिकेशन है। बाकी एग्जेम्पशन के बाद क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कंपनी के केस में बोल दिया कि दिस सेक्शन 178 सबसेक्शन 2, 3 and 4 shall apply for the appointment of senior management and other employees only। मतलब सारे एम्प्लॉयज पे रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिर सेबी वाले आ गए, बोले हम भी वही बात बोल रहे हैं, वापस पढ़ लेना एक बार और क्या। तो सेबी वाला पॉइंट आप रीड आउट कर सकते हो, चलेगा। अब देखो जैसे ये सेक्शन आ गया, इसके बाद चीजें रिपीट होनी स्टार्ट होगी। कंपैरिजन टेबल लास्ट सेक्शन में मैंने आपको क्लैरिफाई करा दिया कि रिपीट है, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद सेक्शन वापस से रिपीट होता है, वो भी बात हो रही थी, और फिर उसके कमेंट्स आ गए। ये पूरा टॉपिक रिपीट, कल भी फॉर्मेट बताया था, पहले सेक्शन, फिर सेबी का नोटिफिकेशन मतलब रेगुलेशन, फिर कंपैरिजन, फिर वापस समरी, वही फॉर्मेट चल रहा है। तो एक बार पढ़ लिया तो पीछे की 3 चीजें वापस नहीं पढ़नी। अभी फर्स्ट टाइम रीड आउट करना, एग्जाम के लिए टेस्ट के लिए बार बार रेफर मत करना, उसमें आप टाइम बचा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट कमेटी आ रही है सीधा स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। ये 178 का ही पार्ट है बट सबसेक्शन 5 है। अब देखो यहाँ पे जब कमेटी की बातें लिखी जाएंगी तो अगर नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी की बात हो रही है तो इट इज 178 सबसेक्शन 1 to 4, लेकिन जब स्टेक होल्डर्स कमेटी की बात हो रही है इट इज 178 सबसेक्शन 5। ट्राई करना कि सबसेक्शन के साथ लिखो, नहीं पॉसिबल है तो ठीक है नहीं याद रहता है, बट ट्राई करना कि स्टेक होल्डर्स ग्रीवियंसेस कमेटी या जो भी रिड्रेसल कमेटी है दिस इज 178 सबसेक्शन 5। अगर ये स्पेसिफाई कर पाओगे तो अच्छी बात है, क्योंकि एक ही सेक्शन के अंदर 2 कमिटीज है, तो बेटर है आप उसको सेग्रीगेट कर दो। स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी, अब स्टेक होल्डर और कंपनी के बीच में हेल्दी कम्युनिकेशन होना जरूरी है। जिसने पैसा लगाया ना उसके माइंड में डाउट मत आने दो कि उसने गलती की है, ऐसा मत क्रिएट करो। कम्युनिकेशन रखो, हर चीज का इंटीमेशन सामने से दो, नहीं मांगता है तो भी इंटीमेशन दो, मीटिंग में बुलाओ, हर चीज क्लैरिफाई करो। और अगर किसी स्टेक होल्डर को कोई प्रॉब्लम है तो एक कस्टमर केयर जैसी फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे कंपनी में होती है जब प्रोडक्ट बाई करते हो तो कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल एंड आस्क भाई क्या हो रहा है, वैसी सेम चीज यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो उसके लिए कमेटी बनाई स्टेक होल्डर्स ग्रीवियंसेस या स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। और स्टेक होल्डर को कोई भी इशू है, अब स्टेक होल्डर वर्ड जो है वाइड है, इट इज नॉट ओनली शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर में शेयर होल्डर के साथ बाकी के लोग भी कवर हो जाएंगे, चाहे वो बैंक हो जिन्होंने आपको लोन दिया है या डिबेंचर होल्डर्स जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया, कोई भी हो सकते हैं। तो इन सबको क्लैरिफाई कर दो, अगर इनकी कोई क्वेरी है तो किसको जाके पूछे। तो ये कमेटी जो है वो उनको हैंडल करने का काम करेगी। आया समझ में? तो कंपनी का कस्टमर केयर सेल हो गया जिसको स्टेक होल्डर्स कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिक आइडिया इसका वही है, और इसमें आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो एकदम सिंपल लैंग्वेज, कोई टेंशन नहीं है। कोई भी ग्रीवियंसेस हो आप इनको कॉन्टैक्ट करो, ये आपके ग्रीवियंसेस को सॉर्ट आउट करेंगे, सिंपल आइडिया। अब बाकी लैंग्वेज में आपको अगर पढ़ना है तो आराम से उसको पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो, कोई क्वेरी आने वाली है नहीं, इतना सिंपल पॉइंट है। फिर वही सेबी के रेगुलेशन, एक्ट का रिपीटेशन और कमेंट्स, यहाँ तक कंप्लीट। अगली कैटेगरी देख लो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी।
अब ये सेबी के हिसाब से डायरेक्टली दे दिया क्योंकि सेक्शन का पार्ट नहीं है, सेबी ने बोला हुआ है कि ऐसी कमेटी बना सकते हो आप। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी नाम से पता चल रहा है क्या काम करेगी। बेसिक आइडिया ये है, बिजनेस पे आने वाले जो रिस्क हैं उनको पहले से असेस कर लेना। एक होता है प्रॉब्लम आने के बाद सॉल्यूशन ढूंढना, एक होता है आने वाली प्रॉब्लम को ढूंढना कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहना। अगर आपको सक्सेसफुली एक बिजनेस रन करना है ना तो पहले से रेडी रहना, प्रोएक्टिव अप्रोच नेसेसरी है। प्रॉब्लम आ गई, चलो सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तब तक प्रॉब्लम से डील किए जा रहे हैं, नुकसान होगा। जो प्रॉब्लम आ सकती है पहले से एंटिसिपेट करके उसको या तो रोकना या उसके साथ तब कैसे डील करेंगे उसका प्लान रेडी रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए कमेटी बना के आप काम कर सकते हो। अब बिजनेस और रिस्क कितना एसोसिएटेड है आप जानते हैं, रिस्क में कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो सकती है, बायर का प्रेफरेंस चेंज हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे शॉर्टेज क्रिएट हो सकती है। जैसे भी कोविड में यूक्रेन रशिया वाली वॉर में हमने बहुत सारी चीजें देखी कि कहीं पे वो सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज हो गया, कहीं पे क्रूड ऑयल का सप्लाई शॉर्ट हो गया, कहीं पे वीट, पाम ऑयल, ये सब चीज़ों की शॉर्टेज हो गई। तो हर एक चीज़ बहुत सारे बिजनेसेस को इफेक्ट कर रही थी और वो इम्पैक्ट हमने देखा है। तो अगर आप इस चीज़ को पहले से असेस करते रहो तो आप उसका बैकअप प्लान साथ साथ में रेडी कर सकते हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। क्लियर? तो इसके रिगार्डिंग ये कमेटी बनाई जाती है। अब इसमें सेक्शन नहीं मिलने वाला, सेबी का रेगुलेशन मिलेगा और स्टोरी यही मिलने वाली जो मैंने आपको बताई। रेगुलेशन नंबर नहीं याद रहता है चलेगा एक बार, लेकिन सेबी का जो टोटल नाम है पूरा, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट LODR रेगुलेशंस 2015, एटलीस्ट उतना आप मेंशन कर लो तो मोर देन इनफ, बाकी चलेगा। फिर कंपैरिजन आ गया और रिपीट है। CSR कमेटी का मैंने टॉपिक यहाँ पे सिर्फ हेडिंग रख के छोड़ दिया क्योंकि आपने चैप्टर 7 में पूरा पढ़ लिया। तो अगर मैं वापस पढ़ाता भी तो एग्जैक्टली सेम होता, मैंने यहाँ से हटा दिया, तो इसमें से नहीं पढ़ेंगे। आप वहाँ नोट करके रख लेना, कवर्ड अंडर चैप्टर 7। एग्जाम के दिन पे तो आप पूरा रेफर करके जाओगे तो आपका टॉपिक मिस नहीं होने वाला। अदर कमिटीज की जो बात हो रही है ये डिपेंड करता है, एग्जाम्पल्स है, अगर नीड है तो आप बनाओ। काफी कंपनी जैसी कमेटी बनाती है। तो इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए कमेटी, बेटर गवर्नेंस बेटर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सस्टेनेबिलिटी कमेटी, एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का हम यूज करें उस पर बात हो रही है। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के साथ डील करने के लिए कमेटी, इन्वेस्टमेंट के बारे में और एथिक्स के रिगार्डिंग एक कमेटी, ये सब कमिटीज भी आप बना सकते हो, दैट इज ओके। इससे आपका गवर्नेंस और मैनेजमेंट इंप्रूव होगा, कंपनी का फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं। ठीक है, तो इसके साथ यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 15 जो है वो पैकअप यहाँ तक रखते हैं, बाकी फिर कल देखते हैं।